हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नीति ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ गुजरात सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड का 10th का मार्च 2020 का पेपर। तो इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ इस वीडियो में मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ये 3 घंटे का पेपर है। एक्सप्लेनेशन में मैं ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा ही लेने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे पता है टाइम की कितनी वैल्यू है और यूट्यूब पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना सही नहीं है। और आप चाहते हो कि वीडियो से मुझे कोई लेना देना नहीं है, बस मुझे पेपर चाहिए और उसका सॉल्यूशन चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर सकते हो, लिंक में दे दूंगा, और उसका सॉल्यूशन भी मैं दे दूंगा। आप चाहो तो प्रिंट निकलवा के उसको रीड कर सकते हो। तो विदाउट टाइम को ज़्यादा वेस्ट किए हम शुरू करते हैं मार्च 2020 गुजरात बोर्ड का पेपर सॉल्यूशन इंग्लिश मीडियम के लिए। तो यहाँ पे सेक्शन ए से हम शुरुआत करते हैं फटाफट। आंसर द फॉलोइंग। व्हाट विल बी द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 6x माइनस 2x² प्लस 7। इसमें आपको पता ही है कि वेरिएबल का जो मैक्सिमम डिग्री होगा वही पॉलिनोमियल डिसाइड करता है, क्योंकि x का मैक्सिमम पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर मैक्सिमम पावर 1 हो तो वो लीनियर, 3 हो तो क्यूबिक। इस तरीके से आंसर आपका बदलता जाएगा। तो इसका आंसर आप इस तरीके से सकते हो कि फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियम ax² प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 ग्राफ विल बी पैराबोला। ये एडिशनल है, ग्राफ इन्होंने पूछा है, तो पैराबोला विल बी योर आंसर। सेकेंड, states the root of the quadratic equation ax² plus bx plus c is equal to 0 if b² minus 4ac is greater than 0। बताओ कि इसके जो रूट्स हैं, उसके जो जीरोस हैं, उसका नेचर क्या होगा। तो हमें पता है जब भी डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है, तो उसके रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं। अगर वो इक्वल टू जीरो होता है तो रूट्स रियल और आइडेंटिकल होते हैं। अगर वो नेगेटिव होता है, सॉरी, रियल और आइडेंटिकल होते हैं, और अगर वो नेगेटिव ज़ीरो होता है, दैट मीन्स लेस देन ज़ीरो होता है, तो उसके रूट्स इमेजिनरी होते हैं, रियल में एग्जिस्ट नहीं करते। आगे बढ़ते हैं सेकेंड पेज पे। ठीक है। 2x प्लस 1 13, 5 के माइनस 3 आर 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन k इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे 3 कॉन्सिक्यूटिव एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स है, उसका मतलब डिफरेंस यहाँ पे होगा सेम। तो डिफरेंस सेम होके a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 आप करोगे तो सॉल्यूशन करके आपका आंसर आ जाएगा k इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट, for the given figure BC is equal to 20 centimeter, A is equal to 30 and AB and AC is equal to। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम है। यहाँ पे सबसे पहले आपको 30 डिग्री यूज़ करके tan 30 की वैल्यू से परपेंडिकुलर अपॉन बेस का फॉर्मूला डालेंगे तो आपको ए बी मिल जाएगा 20√3। ए बी मिलने के बाद AB² प्लस BC² इज इक्वल टू AC² PGT यूज़ करके आपका आंसर आ जाएगा AC इज इक्वल टू 40। तो यहाँ पे एक आंसर आ जाएगा 20√3, दूसरा आंसर आ जाएगा 40। सही आंसर होगा आपका ए। फिफ्थ, मोड माइनस मीन इज इक्वल टू डैश मीडियन माइनस मीन। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मीन, मोड और मीडियन के बीच वाला फॉर्मूला आपको आना ज़रूरी है, जो कि 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। अगर इसमें आप फेरबदल करोगे, रिक्वायरमेंट LHS के हिसाब से सेट करते जाओगे, तो फाइनली आपको मिल जाएगा 3 मीडियन माइनस मीन इज इक्वल टू मोड माइनस मीन। तो यहाँ पे 3 गुना हो जाएगा, सो आंसर विल बी सी। From the given rational numbers dash will have non-terminating and recurring decimals। इनमें से कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग, रुकेगा भी नहीं और रिकरिंग भी है। तो यहाँ पे समझो, रुकेगा भी नहीं और रिकरिंग भी ना हो, इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। ये तब होता है जब डिनोमिनेटर में प्राइम नंबर्स हो। जब डिनोमिनेटर में प्राइम नंबर्स होता है तो वो इरेशनल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे इरेशनल नहीं बोल रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, अटकना नहीं चाहिए, बट डिजिट जो है डेसिमल वो रिपीट भी करनी चाहिए। ऐसा तब होता है जब डिनोमिनेटर में या तो 2 हो या तो 5 हो, दोनों साथ में ना हो, तब ये जाता है रिकरिंग में चला जाता है। और आप डेसिमल देखो ना तो 7.252525 ऐसे चलता जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका 17/248। किस हिसाब से, क्योंकि 248 का अगर आप फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको एक प्राइम नंबर मिल जाएगा जो कि है 31। यहाँ पे 2222 तो है, पर एक प्राइम नंबर की वजह से वो पूरा रैशनल रिकरिंग हो जाता है।
ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक नोट भी छोड़ा है, अगर सिमिलर प्रॉब्लम्स आते हैं तो किस तरीके से आप कर सकते हो। अगर 2 पावर m 5 पावर n मतलब 2 और 5 है तो वो टर्मिनेट होगा, 2 और 5 दोनों है तो, या फिर सिर्फ 2 या सिर्फ 5 है तो भी टर्मिनेट तो वो होने वाला है, प्रॉब्लम नहीं है। 2 पावर m और 5 पावर n इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग, अगर दोनों में से एक होता है तो भी टर्मिनेटिंग है। एनी अदर नंबर देन नॉन टर्मिनेटिंग, ये डिनोमिनेटर की ही बात कर रहा हूं मैं, कोई दूसरा नंबर 2 और 5 को छोड़ के स्पेशली प्राइम नंबर्स हो तो वो डेफिनेटली नॉन टर्मिनेटिंग में चला जाएगा, ठीक है, और प्राइम नंबर्स आता है तो वो इरेशनल में ही चला जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं थर्ड पेज के ऊपर। LCM of 23, 35 and 46 is 23, 35 और 46 का LCM क्या होगा? LCM निकालना आप सभी को आता ही है। 23, 35, 46 को प्राइम नंबर की शुरुआत से करो, 2 देन 3 देन 5, ऐसे करते जाओगे तो आपका आंसर यहाँ पे LCM के लिए सारे प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1610। यहाँ पे मैं छोटी सी आपको ट्रिक एडवाइस देना चाहूँगा कि जब भी मल्टीप्लिकेशन बड़ा हो तो आप ऐसे नंबर को चूज करो जो राउंड अप होते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 5 10 कर दिया और सिर्फ 7 और 23 को मल्टीप्लाई किया, तो इससे क्या होगा, आपके आंसर जो हैं वो एग्जाम में तेजी से आएंगे। 8th क्वेश्चन, इफ 13x प्लस 19y इज इक्वल टू 90 एंड 19x प्लस 13y इज इक्वल टू 70, तो x प्लस वाई क्या होगा? यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो जो ये जो a और b है वो बस इंटरचेंज हुए हैं, तो यहाँ पे 13 की जगह पे 19, 19 की जगह पे 13, तो बेस्ट एडवाइस यही होगी कि ऐसे जब आए इंटरचेंज वाले तो सीधा एडिशन करके कॉमन निकाल लो, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है 13 प्लस 19 विच इज इक्वल टू 32, 19 प्लस 30 इज इक्वल टू 32, 32 कॉमन निकालने के बाद यू विल गेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। आगे बढ़ते हैं। The present age of father is x years and the total age of his two sons is y years, then the sum of their ages 5 years hence, hence के बाद मतलब बाद में, in the future will be, तो कितनी हो जाएगी? यहाँ पे ध्यान से समझो, फादर की उम्र x है मान लो, और सन 1 और सन 2 की मिला के y है, यहाँ पे इसी तरीके से स्टेटमेंट दिया है, तो 5 साल के बाद फादर के एज में भी 5 साल बढ़ेंगे और दोनों बेटों की एज में भी 5-5 साल बढ़ेंगे, तो यहाँ पे टोटल जब 5 साल की बात करते हैं, 3 लोग हैं तो 3 5 15 ईयर्स एडिशन बढ़ जाएगा, तो फाइनली योर आंसर विल बी x प्लस वाई प्लस 15। आप चाहो तो इस सॉल्यूशन को देख सकते हो। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग इन शॉर्ट में समझाओ। If a is equal to m upon 2, 5, the midpoint of the line segment joining q minus 6, 7 and r minus 2, minus 3, then the final value of m. मिड पॉइंट का बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे x को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करो, जैसे कि मैंने किया है -6 - 2 डिवाइड बाई 2, और उसी तरीके से 7 -3 डिवाइड बाई, सॉरी यहाँ पे प्लस है ना, हाँ प्लस है, तो इन दोनों को एडिशन करके डिवाइड बाई 2 करोगे, यू विल गेट योर पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि हमें m चाहिए और m अननोन है x के लिए, तो मेरा सजेशन यही है कि सिर्फ x वाले को ही आप कैलकुलेशन में ले, तो आपका सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है, y को करने की जरूरत नहीं है टाइम वेस्ट करने की। 11th, if sin a is equal to 1/3, find the value of 9 cot square a plus 9। अभी ये भी काफ़ी आसान है, ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम है तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाना ज़रूरी है। साइन का हमें पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 1 और 3 आप रख दोगे तो पीजीटी से आपको अनदर साइन ढूंढ, जो बाकी साइड है वो ढूंढ लेनी है। बाकी साइड ढूंढने के बाद आपको कॉट की वैल्यू चाहिए, तो कॉट का फॉर्मूला tan से रिवर्स होता है, tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, उस हिसाब से आप 2√2 डिवाइड बाई 1 करोगे, उसके बाद कॉट स्क्वायर के लिए दोनों साइड स्क्वायर करो, ऐसे ही आप करते जाओगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 81। 12th, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। ऐसे एरिया का ऐसे स्क्वायर का एरिया ढूंढो जो सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, फंसा हुआ है, जिसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है। तो अगर आपको यहाँ पे फिगर अच्छे से दिखाई दे रही है, तो एरिया ऑफ अ परपेंडिकुलर ट्राइंगल, क्योंकि ये जो हमारा है परपेंडिकुलर बना रहा है, तो एक आपको मिल जाएगा, उसको बस आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है,
क्योंकि यहाँ पे जो रेडियस है वो स्क्वायर के डायगोनल के बराबर ही होगा, क्योंकि स्क्वायर का डायगोनल और सर्कल का डायामीटर दोनों एक ही है। तो उसी हिसाब से आपको सीधा आंसर मिल जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। 30 इफ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स इज, अच्छा ये रेशियो वाले प्रॉब्लम्स ना बहुत ही आसान होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि वॉल्यूम का रेशियो इतना दिया गया है, तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि पहला स्फीयर है V1, दूसरा स्फीयर है V2। फॉर्मूला डाल देता हूँ 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, R1 क्यूब अपॉन R/2। तो यहाँ पे जितने भी कांस्टेंट आपको दिख रहे हैं 4/3 एंड पाई इज ऑल्सो अ कांस्टेंट, तो ये सारी चीज़ें निकल जाएगी, तो आपका बन जाएगा R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब। तो R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब हमें दिया गया है 64/27, जो कि 4 और 3 के क्यूब्स है। तो R1 अपॉन R2 का रेशियो आपको मिल जाता है 4/3। अभी नेक्स्ट उन्होंने पूछा है एरिया का रेशियो, तो A1 अपॉन A2 डालो, 4 पाई आर स्क्वायर डालो। R1 और R2 रेशियो आपको ऑलरेडी पता ही है, अगर वो वैल्यू आप डालोगे तो आपका सीधा आंसर आ जाएगा 16/9। आगे बढ़ते हैं फोर्थ स्लाइड के ऊपर। ठीक है, द परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू एंड फॉल्स में ऑब्वियस सी बात है कि टेंजेंट जो होता है वो रेडियस से परपेंडिकुलर ही होगा, तो इट इज अ ट्रू। इफ P of A is a probability of any event A, then P of A bar is less than P of A। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। अगर ये बायस्ड इवेंट है, मतलब सही इवेंट है, इसमें कोई चीटिंग नहीं हुई है, तो दोनों घटनाएं की होने की प्रोबेबिलिटी सिमिलर ही होती है। तो ये पूरा गलत है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार फॉर नॉन बायस्ड इवेंट। ठीक है, ऑल्सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इज इक्वल टू 1। 16 द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 मंडे इन अ ईयर 2020 इज 3/7। ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये एक्चुअली फॉल्स है। क्यों? क्योंकि नॉन लीप ईयर में बात करें, 2020 इज अ लीप ईयर, 2020 लीप ईयर है, बट नॉन लीप ईयर में 365 डेज होते हैं, लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है, विच इज 366 डेज। अगर आप इसको 7 डेज से डिवाइड करोगे तो 52 हफ्ते होंगे, 52 वीक्स, और 2 दिन बच जाएंगे। अभी हम 2 दिन की प्रोबेबिलिटी ले तो मान लेते हैं कि पहला दिन अगर मंडे हो तो दूसरा ट्यूसडे होगा, संडे हो तो मंडे होगा, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, इस तरीके से मैंने सारे लिखे हैं। देखो, तो अगर 53 मंडे चाहिए तो चलो 52 में 52 मंडे तो आ ही रहा है, पर मंडे हो वैसी कितने फेवरेबल केसेस हैं बाकी में? तो यहाँ पे संडे मंडे है, मंडे ट्यूसडे है, उसके अलावा कहीं पे मंडे आता नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 फेवरेबल केसेस है 7 में से, तो सही आंसर हो जाएगा 2/7 ना कि 3/7, तो इट इज फॉल्स। सेक्शन बी की बात करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग। यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का प्रॉब्लम है, अलग अलग मार्क्स कोड और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं। टोटल आप सबसे पहले काउंट कर लीजिए, 100 स्टूडेंट्स है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं, अच्छा स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी मिक्स किया है, अच्छा है, टकीला भी बनाने लगे हैं गुजरात बोर्ड में, बट अच्छा है, इट इज़ गुड। एप्लीकेशन आपकी बढ़ जाती है मैथ्स में जब चीज़ों को मिक्स किया जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स गेटिंग मोर देन 40 मार्क्स। 40 से ज़्यादा मार्क्स आए, इतने कितने स्टूडेंट्स हैं? तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो 40 से ज़्यादा मार्क 2 and 1, ये टोटल 3 लोगों के ही 40 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं, तो 3/100 हो जाएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग लेस देन 30 मार्क्स। तो लेस देन 30 मार्क्स के लिए जो देखो मैंने करली ब्रैकेट किया है, उसका एडिशन करके आपको पता चलेगा कि इट इज़ 78। So 78/100 is the answer. Number of favorable cases divided by total number of observation या total number of cases. 18. Prove that the square root of 7 is an irrational number. अभी ये जो problems है वो थोड़े से बड़े हैं, तो ये मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ। 19th एक बार आप देख लीजिए। The sum of the square of 2 consecutive odd positive integer is 650. Then find the numbers. Let the first consecutive number is x, so the other will be x plus 2। क्योंकि ये consecutive odd है, तो अगर पहला 1 है तो दूसरा 3 होगा, 2 ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर एक x है तो दूसरा x plus 2 होगा। अभी यहाँ पे बड़ी ही आसानी से इन्होंने बोला है कि स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ विल बी 650, तो दोनों का स्क्वायर करके एडिशन करेंगे तो आंसर 650 आएगा। तो
तो यहाँ पे आप अगर इसको a प्लस बी टू द होल स्क्वायर से सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको 323 मिल जाएगा। उसकी फैक्टराइजेशन 17 इंटू 19 से हो जाएगी। अगर आप इसको अच्छे से बिना गलती के सॉल्व करते हैं सो यू विल गेट आंसर एज 17 एंड माइनस 19। बट क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स नहीं हो सकते सो x इज इक्वल टू 17 इज अ राइट आंसर। और आगे बढ़ते हैं। अभी 17th प्रॉब्लम जो आपको मैंने बताया था कि अभी आगे स्लाइड में, अभी की सारी स्लाइड प्रॉब्लम मैंने खुद से सॉल्व किए हैं, एकदम परफेक्ट है। और अगर आप इसी तरीके से बोर्ड के एग्जाम में आप इसको लिखते हो तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे आपका आधा मार्क्स भी कट होगा। ठीक है, तो मैंने इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखा है कि किस हिसाब से आपको मार्क्स दिए जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूलाज, सॉल्यूशन, स्टेप्स, ये सारी चीज़ें अच्छे से लिख रखी है। तो आप चाहो तो इसको बोर्ड के एग्जाम के लिए भी इसी तरीके से राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। सो प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 7 इज एन इरेशनल नंबर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 इरेशनल है, इसके लिए हमें कॉन्ट्राडिक्शन फर्स्ट चैप्टर का ये प्रॉब्लम है। कॉन्ट्राडिक्शन के लिए हमें पहले ये लेना है कि रूट 7 जो है वो रैशनल है, जहाँ पे a और b को प्राइम होते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, बाद में एक थियरम है कि इफ स्क्वायर इज अ फैक्टर ऑफ समथिंग, स्क्वायर रूट इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ दैट थिंग। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दैट इफ a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय एनी नंबर, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय द सेम नंबर। अगर आप इसको सही से अप्लाई करते हो तो यू विल गेट कि रूट 7 जो है वो रैशनल नंबर नहीं है। तो इसी हिसाब से कॉन्ट्राडिक्शन हमारा गलत होता है, रूट 7 इज ए इरेशनल नंबर। चलो आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ स्लाइड। सॉल्व द पेयर्स ऑफ इक्वेशन 2 अपॉन रूट एक्स प्लस 3 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू 2, 4 अपॉन रूट एक्स माइनस 9 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू -1। यहाँ पे क्योंकि ये कॉम्प्लिकेट हो जाता है तो बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ देते हैं, बट इसके लिए बस हमें 2 एजम्पशन लेने की ज़रूरत है। ये जो रेसिप्रोकल से उसी को एजम्पशन में ले लो। तो यहाँ पे 1 अपॉन रूट एक्स को आप a ले लो, 1 अपॉन रूट वाई को आप b ले लो। अगर आप इसको चेंज करोगे तो इक्वेशंस काफ़ी सिंपल हो जाएंगे, जैसे कि 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2, 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1। इसको सॉल्व करना बहुत ही ईजी। और यहाँ पे मेथड नहीं दिया गया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपको सॉल्व करना है, सब्सटीट्यूशन मेथड से करना है, एलिमिनेशन मेथड, कुछ भी नहीं बोला। तो आप जिससे चाहो कर सकते हो। तो अगर आप इसको कैसे भी करते हो तो आपका b इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा और a आपका आ जाएगा 1/2। बाद में आप इसको ओरिजिनली सब्सटीट्यूट करो, 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू a, 1 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू b। सारी वैल्यूज आप पुट डाउन करो, सो यू विल गेट x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 9। आगे बढ़ते हैं। देखो स्पीड ज़्यादा होगी क्योंकि 3 घंटे का पेपर हम फटाफट समझा रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस हैविंग इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। और यहाँ पे 2 लाइन के इक्वेशंस हमें दिए गए हैं। किसी भी 2 लाइन के इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस तभी हो सकती है जब वो दोनों लाइन को इंसिडेंट हो। पैरेलल हो तो एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, और इंटरसेक्टिंग हो तो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। तो क्योंकि हमारे पास तीनों लाइन की कंडीशंस पता है कि भाई पैरेलल लाइंस है तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो जाएगा। इंटरसेक्टिंग है तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाएगा, है कि नहीं। इसी तरीके से सारी तीनों कंडीशन हमारे पास, और कोइंसिडेंट है तो तीनों बराबर है। पैरेलल में c1 इज नॉट इक्वल टू c2 होगा, लास्ट इक्वल टू में चेंज आ जाएगा। एज गिवन इन अ क्वेश्चन इट हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो क्लियरली ये हमारी कंडीशंस है। अभी आप a और a1 b1 b2 ये सारी चीज़ें अगर आप सही से सब्सटीट्यूट करते हो तो आपको 2 इक्वेशन मिल सकते हैं। पहले को तीसरे से कंपेयर करो या दूसरे को तीसरे से कंपेयर करो, चॉइस इज योर्स। दोनों करने की ज़रूरत नहीं है। इसको सॉल्व करो तो k आपको मिल जाएगा 4। आप चाहो तो क्रॉस चेक करके देख लो, आपका वैल्यू सही है। दोनों तरफ वो दोनों तरीके से कर लो, सही है। बट एग्जाम में दोनों मत करना, टाइम वेस्ट है। एक ही करो, आपका आंसर आ जाएगा। डू एनी वन कंपेरिजन, मैंने नोट भी डाला है। चलो 8th स्लाइड पे चलते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री का है। 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो यहाँ पे LHS को सबसे पहले ले लो, ऊपर से कॉस थीटा कॉमन निकालो, नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को इकट्ठा करो तो वो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। बाद में साइन थीटा को आपको कॉमन निकालना है नीचे से, नहीं साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर कैंसिल हो, 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा एडिशन के बाद,
और बाद में यहाँ पे ऊपर हमने cos थीटा कॉमन निकाला है, नीचे sin थीटा कॉमन निकाला है। 2 sin थीटा माइनस 1 ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से हो जाएगा कैंसिल, तो बच जाएगा cos अपॉन sin जो कि है cot विच इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। प्रॉब्लम खत्म, मार्क जेब के अंदर। चलो 9th, इवेल्युएट 4 ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा, ये काफ़ी इजी है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप याद रख सकते हो। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अगर आप याद रखना चाहते हो बिना रट्टा मारे तो आप मुझे कमेंट में लिखना, मैं उसकी ट्रिक के ऊपर भी एक वीडियो बना के भेजूंगा। तो वो पूरा टेबल अगर आपको याद है तो बस आपको वैल्यूज पुट करनी है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा 11/6। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्रिग्नोमेट्री से ही है। यहाँ पे आपको 27 को 63 में चेंज करना होगा। ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में से है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब 90 से माइनस आप करोगे तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बदल जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है। इसमें आपको अलग अलग है, जैसे कि यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे मैंने साइन स्क्वायर 52 कॉस स्क्वायर 52 हो जाएगा। तो ये सारे ही जो फॉर्मूलाज यूज़ होते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने 1 2 3 4 5 सारे ही इसमें डाल रखे हैं ताकि आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आए। तो अगर ये सारी वैल्यूज आप सही तरीके से प्रॉब्लम में रखते हो और सिंप्लीफिकेशन करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा 2√3 अपॉन √3+1। आप चाहो तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर से इसको और भी आगे लेके जा सकते हो, हालांकि मार्क को देखते हुए उसकी ज़रूरत नहीं है। किसी भी प्रॉब्लम्स को मार्क के आधार पे सॉल्व करो। 11th बाद में आ जाती है 12th। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 7 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। ये प्रॉब्लम्स काफ़ी टीचर्स का फेवरेट है और हर बार ये किसी ना किसी तरीके से पूछा जाता है। इसमें है कुछ नहीं, 2 सर्कल के आधार पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया जाता है जिसको ट्रिग्नोमेट्री से हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखो कि जो भी रेडियस है वो टेंजेंट से हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा। तो इसी के बेसिस के ऊपर यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है। ये जो छोटी वर्टिकल लाइन है वो छोटा रेडियस है और यहाँ पे जो हाइपोटेनियस है वो बड़े सर्कल का रेडियस है। तो दो चीज़ आपके पास अवेलेबल है जिसकी वजह से आपको बेस मिल जाएगा। बाद में बेस को डबल करने के बाद यू विल फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। तो इसको इस तरीके से आप सॉल्यूशन करो, पूरा आंसर आपको परफेक्टली मिल जाएगा। लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 48 सेंटीमीटर। चलो 13, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। ये प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, पैरेललोग्राम के अंदर सर्कल सब्सक्राइबिंग है, वो अंदर पड़ा हुआ है। तो सेकेंड वाली फिगर सही है। यहाँ पे जो है जो फर्स्ट वाली फिगर उसको हम बोलेंगे स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन सर्कल। तो यहाँ पे ना वर्ड्स को अच्छे से समझोगे तो फिगर अच्छी बनेगी। फिगर बनने के बाद इसमें कुछ होता नहीं, ये बहुत ही इजी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो रोम्बस एक पैरेललोग्राम ही है बट इसकी सारी साइड होती है इक्वल। तो यहाँ पे मैंने रोम्बस बनाया है और उसके अंदर एक सर्कल बना दिया। अभी एक थियरम हमारा ऐसा है कि अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है और उसे आप टेंजेंट बनाते हो तो वो टेंजेंट की सर्कल के साथ जहाँ पे टच हो रहा है वो दोनों लेंथ सेम होती है। तो यहाँ पे इसी को बेस बना के ए पी इज इक्वल टू ए एस, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, ऐसे हमने 4 फार्मूलाज बना दिए। और इसी को अगर आप LHS और RHS के अंदर अच्छे से डालोगे तो आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। इसी तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे 14th प्रॉब्लम पे। ये बहुत ही सिंपल है और क्वेश्चन पेपर के अंदर ही इसको सॉल्व मैंने किया हुआ है। यहाँ पे एक ग्राफ दिया है इवेंचुअली। यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखो, जो कम हो रहा है ना उसको मोर देन ओजिव बोलते हैं और वो जो ऊपर चढ़ रहा है उसको लेस देन ओजिव। थोड़ा उल्टा है, जो उतर रहा है वो मोर देन ओजिव, जो चढ़ रहा है वो लेस देन ओजिव। और मोर देन ओजिव और लेस देन ओजिव जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पे मीडियन होता है। तो यहाँ पे अगर फिगर को ध्यान से देखो तो ये 70 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो हमारा हो जाएगा मीडियन। तो फाइंड द मीडियन ऑफ द ग्राफ फ्रॉम दम, इट इज 70। कर्व ए इज मोर देन ओजिव क्योंकि वो कम हो रहा है, कर्व बी इज लेस देन ओजिव क्योंकि वो बढ़ रहा है। ठीक है,
तो आगे बढ़ते हैं 14 से लेकर 15। A man of height 156 cm stands under a semicircular arc at a distance of 36 cm। ये काफ़ी मज़ेदार प्रॉब्लम था, मुझे भी सॉल्व करने में इसको बड़ा मज़ा आया, क्योंकि यहाँ पे जो इंसान खड़ा हुआ है अगर वो सेमी सर्कल के सेंटर से लेंगे तो वो रेडियस हो जाएगा। उसकी हाइट है 156 सेंटीमीटर और वो एक छोर से 36 सेंटीमीटर दूर है, तो सेंटर से वो r-36 हो जाएगा, क्योंकि सेंटर से वो छोर तक तो रेडियस ही है। अगर इस फिगर को आप डिकोड कर लेते हो तो बाकी का काम पीजीटी आपके लिए कर लेगा, पाइथागोरस थ्योरम कर लेगा। तो इसी को अगर आप सॉल्व करके पूरा कैलकुलेशन करते हो तो आपका आंसर रेडियस इज इक्वल टू आ जाएगा 356 सेंटीमीटर और विड्थ आपकी आ जाएगी 712, क्योंकि वो डायमीटर है पूरा। तो यहीं पे आंसर हो जाएगा ख़त्म और मार्क्स आ जाएंगे जेब में। चलो 16। फाइंड द रूट्स बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से हिसाब से, अच्छा फैक्टराइजेशन का मतलब है वो स्प्लिट द मिडल टर्म के हिसाब से। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मिडल टर्म जो है वो क्लियरली 7 है। यहाँ पे ए और सी को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 10 आ जाएगा। 10 के कुछ इस तरीके से फैक्टर्स बनाने हैं जिससे हमारा मिडल टर्म आए जो कि है 7। तो यहाँ पे 5 + 2 हो जाएगा 7 और हमारा ए सी भी सिंप्लीफाई हो रहा है। सारी वैल्यूज को सही से पुट करते हो तो यू विल गेट आंसर एज x इज इक्वल टू -5/√2। आगे बढ़ते हैं 17। फाइंड द रूट्स 3x² - 4√3x + 4। अच्छा यहाँ पे बोला नहीं है कि किस हिसाब से किया है, आप चाहो तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से भी करो, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से करना चाहो वो भी करो, या डिस्क्रिमिनेंट मेथड से करना चाहो तो भी करो, तीनों सही है। यहाँ पे मैंने डिस्क्रिमिनेंट लगाई है क्योंकि सस्ते में छूटते हैं, जल्दी काम हो जाता है। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4ac जो कि होता है 0, उसका मतलब है रूट्स है रियल एंड आइडेंटिकल। अभी हम अल्फा और बीटा -b + और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac, यहाँ पे मैं डायरेक्टली b² - 4ac को डिस्क्रिमिनेंट से रिप्लेस कर रहा हूँ तो फॉर्मूला और भी आसान होता है और स्पीड बढ़ जाती है अगर सारी वैल्यूज को आप फटाफट डालोगे। अच्छा बहुत सारे बच्चे प्लस को अलग से करते हैं, माइनस को अलग से करते हैं, आप अगर साथ में करोगे तो आप अपना टाइम बचा सकते हो। तो साथ में प्लस और माइनस मैंने कर दिया और फाइनल जब लास्ट में आंसर आया, क्योंकि यहाँ पे पता ही था कि रूट्स रियल और आइडेंटिकल है, तो दोनों रियल और आइडेंटिकल है तो क्यों खोल के अपना टाइम बिगाड़ना। तो डायरेक्टली अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल टू -2/√3। और नॉर्मल प्रॉब्लम्स में भी आप लास्ट में उसको छोड़ो, ठीक है, पहले से छोड़ दोगे तो टाइम ज़्यादा बिगड़ेगा। चलो नेक्स्ट 18। On dividing x³ - 3x² + x + 2 by polynomial g of x, the quotient and remainder ये है। तो इसको करने का बड़ा ही आसान तरीका है, एक फॉर्मूला है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, सालों से पढ़ते आए हैं। अगर इसमें आप सारी वैल्यूज पुट करते हो और इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो आपको g of x इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू एक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। इस पॉलिनोमियल को बाद में सिर्फ डिवाइड ही करना है, तो जैसे ही आप डिवाइड करोगे आपको g of x मिल जाएगा, है कि नहीं। तो ये भी काफ़ी आसान प्रॉब्लम है। तो g of x आपको मिल जाता है x² - x + 1। और आगे बढ़ते हैं 19। ठीक है, द सम एंड द डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द एजेस ऑफ ऐश्वर्या एंड हर डॉटर आराध्या। देखा बॉलीवुड डाल दिया गुजरात बोर्ड वालों ने पेपर में भी। तो यहाँ पे 5/40 और 3/40 है। तो यहाँ पे देखो सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स दिया है, तो मान लेते हैं डॉटर की एज x है और मदर की एज y है। इसमें बस एक ही ध्यान देने लायक चीज़ है, वो ये है कि जब आप सब्ट्रैक्शन करते हो तो बहुत सारे लोग मदर की एज x ले लेते हैं और डॉटर की एज y ले लेते हैं। जब उसके रेसिप्रोकल्स करते हैं तो छोटी वैल्यू बड़ी हो जाती है, बड़ी वैल्यू छोटी हो जाती है कि नहीं। तो जब आप सब्ट्रैक्शन करो तो डॉटर को पहले लो, मदर को बाद में लो। तो यहाँ पे मैंने मदर के लिए y लिया है, डॉटर के लिए x लिया है, तो सब्ट्रैक्शन के टाइम ये आंसर सही आता है, ठीक है, वरना आपका उल्टा हो जाएगा और आंसर आपका आएगा ही नहीं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो छोटी है उसको पहले लो, जो बड़ी है उसको मत, क्योंकि रेसिप्रोकल में वैल्यूज बदल जाती है, साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप इसको सही से सॉल्व करते हो, यहाँ पे भी मेरा सजेशन यही है कि क्योंकि यहाँ पे 1/x है, उसको कोई दूसरा ही वेरिएबल ले लो अजम्पशन के जरिए, वो पूरी वैल्यू को सॉल्व करो तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलो यहाँ पे a इज इक्वल टू 1/10, मतलब आराध्या की उम्र 10 साल और ऐश्वर्या की उम्र 40 ईयर्स हो जाएगी अगर आप सही से सारे कैलकुलेशंस करते हो तो।
आगे बढ़ते हैं। 21 अंडर अ प्रोजेक्ट ऑफ वन चाइल्ड वन ट्री, एक बच्चा एक पेड़ लगाएगा, ऐसे प्रोजेक्ट के तहत स्कूल के स्टूडेंट्स ने पेड़ लगाना शुरू किए। जब वो पेड़ लगा रहे थे तब उन्होंने लगा कि ये पेड़ हम इस तरीके से लगेंगे कि डिज़ाइन भी अच्छा लगे, स्कूल ख़राब ना दिखे। तो उन्होंने डिसाइड किया पहली रो में 3 पेड़, दूसरी रो में 5 पेड़, तो कुछ वो इस तरीके से वो प्लांटेशन कर रहे हैं। तो लास्ट में जब वो देखा तो उन्होंने देखा कि लास्ट की जो रो है उसमें 37 प्लांट्स लग रहे हैं। ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, बहुत आसान है। ए आपको मिल जाता है 3, डी इज इक्वल टू 5 माइनस 2 सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म, तो इस हिसाब से आपको ए एन मिला है। ये लास्ट टर्म जो है वो 37 है, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको एन मिल जाएगा 18, मतलब 18 रोज हैं। अभी हमें 18 रोज में सारे प्लांट्स कितने हैं वो कैलकुलेट करना है। तो सम ऑफ टर्म्स का हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सारी वैल्यूज अगर सही से पुट आउट करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा 360 प्लांट्स। इसका मतलब हुआ ईच चाइल्ड ईच प्लांट, तो 360 प्लांट्स है तो बच्चे भी 360 होंगे स्कूल में। आगे बढ़ते हैं 22 के ऊपर। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन whose 11th term is 18 and 16th term is 73, which of the series will be the first negative term। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है प्रॉब्लम लास्ट में आके। यहाँ पे शुरुआत में आप सारी चीज़ें कर दोगे, फॉर्मूला डाल के सारा सब कुछ हो जाएगा, बट जब नेगेटिव की बात आती है एक छोटा सा लॉजिक है जो मैं आपको समझा देता हूँ। आपको ए डी सब कुछ मिल जाएगा, पर यहाँ पे जो एक छोटी सी चीज़ है वो आप समझ लो। यहाँ पे a प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट डी सबसे पहला नेगेटिव टर्म चाहिए। अभी आप सोचो नेगेटिव वैल्यू कब आती है, जब पहली वैल्यू से दूसरी वैल्यू बड़ी हो, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो फर्स्ट टर्म से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, हमने मान लिया कि d नेगेटिव है, तो यहाँ पे n माइनस 1 हमें ऐसा चूज़ करना है। n माइनस 1 को अलग अलग मत लो, मान लो कि वो एक वेरिएबल है, तो उसको इस तरीके से लो कि वो a से बड़ा हो। जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो वो a से बड़ा हो। तो यहाँ पे मैंने देख लिया कि n माइनस 1 की जगह पे अगर मैं 40 रखता हूँ तो 40 3 120 हो जाएगा, जो कि 118 से बड़ा है और काफ़ी नज़दीक भी है। तो यहाँ पे -2 हमारा पहला नेगेटिव नंबर हो जाएगा और 40th टर्म पे वो नेगेटिव वैल्यू आती है। तो बस यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। 23rd स्लाइड। द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस आर, ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसके वर्टिसेस दिए गए हैं उसका एरिया ढूंढना है। अभी ये वर्टिसेस को आप जब फिगर में डालोगे तब आपको पता चलेगा कि ये कुछ ट्रेपीजियम के जैसा लगता है। शुरुआत में आपको ट्रायल और एरर से रफ फिगर बनानी है। जब आप रफ फिगर बनाओगे तब आपको बहुत ज़्यादा आइडिया आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने आइडिया लगाया कि 3 और 3 दोनों y ऑर्डिनेट सेम है, इसका मतलब ये ऊपर वाला तो पैरेलल है। सिमिलरली 0 और 0 नीचे भी सेम है, तो मतलब नीचे और ऊपर दोनों पैरेलल y एक्सिस से x एक्सिस से पैरेलल है, तो ऊपर और नीचे का पैरेलल है। बाद में देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 7 है, तो डिस्टेंस 6 हो जाता है। ये जैसे कि a और b 6 है, ऊपर 2 और 6 है, उसका मतलब ऊपर 4 है। तो अगर फिगर को ध्यान से देखो तो ये ट्रेपीजियम बनाता है, और ट्रेपीजियम का एरिया आप सभी को पता ही है। ए ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, जो पैरेलल है उसका एडिशन करो। सारी वैल्यूज को अगर सही तरीके से पुट करते हो तो ट्रेपीजियम का एरिया आ जाएगा 15 यूनिट स्क्वायर। यहाँ पे यूनिट इसलिए यूज़ किया है क्योंकि यूनिट नहीं दिया गया। जब भी यूनिट ना दिया गया हो यूनिट स्क्वायर लिखो, नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। चलो 23 आगे बढ़ते हैं 24। ठीक है, ये स्टैटिस्टिक्स का प्रॉब्लम है। मंथली कंजम्पशन यूनिट नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बिजली के बिल के हिसाब से है, जिसमें बीच बीच में 2 नहीं है, तो इसको x और y लेना पड़ेगा। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको समझा देता हूँ। क्लास इंटरवल दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दिया गया है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से इसको सॉल्व करना ज़्यादा सही होगा। अगर यहाँ पे मैंने अगर x लिया है तो 9 + x हो जाएगा, बाद में 29 + x हो जाएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आगे बढ़ेगी। z हमें ऑलरेडी दिया गया है तो हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो सारा टेबल बनने के बाद इट इज़ गिवन दैट n इज इक्वल टू 68, तो समेशन ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी 68, ये हमें पता है।
बाद में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें मिल जाती है 41 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 68। अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 27 आपको मिल जाएगा। मीडियन 137 दिया गया है, जिसका फॉर्मूला हमारे पास है मीडियन का एल प्लस एन अपॉन टू माइनस वी एफ अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू एच। यहाँ पे मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए सारी वैल्यूज़ को समझाया भी है और लिखा भी है, जैसे कि एल लोअर लिमिट ऑफ इंटरवल है, एन टोटल ऑब्जर्वेशन है, सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस इंटरवल है। ये सारी चीज़ें मैंने आपके लिए लिख रखी है। सारी वैल्यूज़ को सही से पुट करो, एक बार खुद से सॉल्व करो तो आपका आंसर एक्स और वाई दोनों मिल जाएगा। 26 पे आगे बढ़ते हैं। The given data is in the information observed in the times in hours of 225 electrical components। 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को अलग अलग घंटों पे चलाया जाता है और ये इसका डेटा है। तो सारे पहले तो हॉरिजॉन्टल टेबल को वर्टिकल बनाओ। तो आपको पता ही है इंटरवल है तो क्लास मार्क के हिसाब से डायरेक्ट मेथड से, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं है कैसे सॉल्व करना है, फाइंड द मीन लिखा है, तो डायरेक्ट मेथड ज़्यादा सही रहेगी। तो क्लास मार्क अपर इंटरवल प्लस लोअर इंटरवल डिवाइड बाई 2, आप ऐसे क्लास मार्क मिल गया। बाद में फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क को मल्टीप्लाई करोगे तो एफ आई एक्स आई, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई करोगे तो सिग्मा एफ आई एक्स आई मिल गया। उसको डिवाइड आपको करना है समेशन ऑफ एफ आई से, जो कि है 225, तो आपका प्रॉब्लम बड़ी आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे दिक्कत बस इतना ही आती है कि ये बड़ा डिवीजन है, आपको इसको कट करने में प्रॉब्लम आ गई। तो मेरा सजेशन यही है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को फैक्टराइज कर दो, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। फैक्टराइज करने के बाद उसको कैंसिल आउट करना बड़ा ही आसान हो जाता है, तो इट विल बी बेटर। तो आपका एक्स बार आ जाएगा 660। आगे बढ़ते हैं। A quadrilateral is drawn to circumscribe a circle। ये ऐसा ही प्रॉब्लम अभी ही आपने आगे देखा। Then prove that the sum of its opposite sides are equal। ऑपोजिट साइड इक्वल है, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी दिखाना है, ए डी इज इक्वल टू बी सी दिखाना है। सिमिलर प्रॉब्लम है, पहले तो फिगर बनाओ, फिगर बनाने के बाद ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट का इस्तेमाल करो। यहाँ पे एल एच एस लिखो, ए बी इज इक्वल टू सी डी, उसमें इक्वेशन 1 से बाहर सारी चीज़ें रिप्लेस करो, तो आपको बड़ी ही आसानी से आर एच एस मिल जाएगा। हेंस प्रूव, पैसा हजम और मार्क्स जेब के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं। 29, ये काफ़ी एरिया वाले प्रॉब्लम काफ़ी आसान होते हैं, बस आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है। फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर है जिसके चारों कॉर्नर में से सेम डायमेंशन का क्या बोलते हैं उसको, क्वार्टर सर्कल काटा जाता है, एक सर्कल का चौथा भाग। तो यहाँ पे 4 क्वार्टर काटेंगे तो वो एक सर्कल के बराबर ही होगा, मतलब एक सर्कल का एरिया माइनस करो और बीच में वही सर्कल फिर से दिया गया है, मतलब 2 सर्कल हमें माइनस करने हैं स्क्वायर के एरिया में से। तो अगर आप एक बार फॉर्मूला बना लेते हो, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, बचे हुए पोर्शन का एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 एरिया ऑफ सर्कल। सारी वैल्यूज आपको अच्छे से पुट करो, फॉर्मूला आप अच्छे से पुट करो, सारी वैल्यूज डालने के बाद आपका रिमेनिंग पोर्शन हो जाएगा 9.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लिखना है ज़रूरी, वरना मार्क कटेंगे। 30, चलो आगे बढ़ते हैं। कुएं को खोद के प्लेटफॉर्म बनाया है। हाँ, अ प्लेटफॉर्म विथ अ डायमेंशन 22 मीटर, 14 मीटर एंड 2.5 मीटर। ये यहाँ पे एक क्यूबॉइड को बनाया गया है सिलेंड्रिकल कुएं को खोद के। दैट मीन्स दोनों का वॉल्यूम तो सेम ही रहने वाला है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अगर ये सारी वैल्यूज आप सही से पुट करते हो तो आपको कितना गड्ढा कितना गहरा गड्ढा खोदा होगा उसकी आपको वैल्यू मिल जाएगी, विच इज़ इक्वल टू एच, तो विच इज़ इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है। अच्छा, और एक चीज़, जब भी आप बोर्ड में पेपर सॉल्व करो तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कट करते हो ना, डोंट क्रॉस इट, ठीक है, उसको कट मत करो, उसको सर्कल करो, जिससे एग्जामिनर्स वो सारी वैल्यूज देख सकता है, जिससे आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, प्रेजेंटेशन भी कोई चीज़ होती है। तो आगे बढ़ते हैं 31 प्रॉब्लम पे। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर एंड सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। तो यहाँ पे सारी चीज़ें अगर हम ध्यान से देखें तो सिलेंडर के ऊपर एक कोन बिठाया गया है और पूछ ये रहे हैं कि सिलेंडर को ढकने के लिए कितना कपड़ा चाहिए और कोन को ढकने के लिए टोटल कितना कपड़ा चाहिए, और कपड़े का रेट भी दिया गया है, तो उस हिसाब से खर्चा कितना आएगा वो पूछे। तो यहाँ पे सिलेंडर का कर्व्ड पोर्शन ही कपड़े से कवर होगा, नीचे ये लोग खुला रख रहे हैं, और ऊपर भी कोन आ जाएगा तो ऊपर का ढक्कन भी बंद करने की ज़रूरत नहीं है। कोन में भी आप कर्व्ड सरफेस ही लेंगे, तो यहाँ पे टोटल एरिया हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन।
तो यहाँ पे टोटल एरिया विल बी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। आप इसको सही से आप पुट डाउन करो तो आपका आंसर 2πr/h, ये पूरा मैंने फॉर्मूला लगा रखा है, तो आपका आंसर आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। बाद में रेट दिया गया है कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 300-350 रुपये है, तो 44 का कितना, अगर सारी वैल्यू सही से पुट करते हो तो 15,400 रुपये का खर्चा आएगा। दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ अ कैनवास, कपड़े का उतना खर्च होगा। आगे बढ़ते हैं 33 पे। ड्रॉ ट्राइंगल PQR। ये कंस्ट्रक्शन के प्रॉब्लम काफ़ी इजी है। अगर आपका कंस्ट्रक्शन थोड़ा भी ठीक ठाक है तो आपको इस प्रॉब्लम्स को छोड़ने नहीं चाहिए, क्योंकि आप टूटा फूटा कैसे भी कंस्ट्रक्शन बनाओगे कम से कम 2 मार्क्स तो लेके ही आओगे। कुछ आपको कंस्ट्रक्शन करना है पेंसिल स्केल वगैरह इस्तेमाल करके और बाद में स्टेप्स लिख दोगे तो अच्छे मार्क्स खींच पाओगे। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हमें करना है, तो यहाँ पे एक ट्राइंगल फॉर्म करो, ठीक है। ट्राइंगल को फॉर्म करने के लिए जो भी डेटा रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे दिया जाता है। एंगल APQR, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 एंगल दिए थे, थर्ड एंगल नहीं दिया था, तो यहाँ पे आप एंगल सम प्रॉपर्टी से थर्ड एंगल निकाल लो, विच इज़ इक्वल टू 60 and 30 डिग्री। ये सारे स्टेप्स मैंने कैसे कंस्ट्रक्ट किया है मैंने खुद से लिखे हैं और ये बहुत ही क्लियर स्टेप्स है। अगर इन स्टेप्स को आप अपने आप से फॉलो करते हो तो ये आप पूरा कंस्ट्रक्शन खुद से कर सकते हो, ये ज़रा भी मुश्किल नहीं, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन, और लास्ट में आपको मेरा सजेशन ये होगा कि जो चीज़ पूछी गई है ना उसको डार्कन आउट करो, उसको डार्क करो, तभी तो पता चलेगा कि ये चीज़ पूछी गई थी। बहुत सारे लोग कंस्ट्रक्शन तो करते हैं बट डार्क करना भूल जाते हैं। तो ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉलो करो, मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई भी दिक्कत होगी। 34, ये भी एक कंस्ट्रक्शन के 2 प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं बट ऑप्शनल होते हैं, एक लिखो या दूसरा लिखो, पर 4 मार्क का कंस्ट्रक्शन कंपलसरी आता ही है। तो कंस्ट्रक्शन पे मुझे लगता है ध्यान देना चाहिए, 1-2 एक्सरसाइजें। लेट ABC बी अ स्ट्रेट ट्राइंगल विच 6 सेंटीमीटर दिस एंड दिस। और आप चाहो तो मेरे चैनल पे कंस्ट्रक्शन के भी बहुत सारे वीडियो हैं और बहुत आसान तरीके से समझाए गए हैं, तो अगर आपके पास वक्त है तो आप उसको देखो, तो आप कोई भी कंस्ट्रक्शन कर पाओगे। तो यहाँ पे एक सर्कल को कंस्ट्रक्ट करके आपको पूरा बाइसेक्ट, इसमें भी यहाँ पे स्टेप्स नहीं पूछे गए तो सॉरी मैंने स्टेप्स नहीं लिखे हैं, बट अगर आप मेरे दूसरे वीडियो देखते हो कंस्ट्रक्शन के तो आपको उसमें इसका सॉल्यूशन ज़रूर से मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखो, BDC इज राइट एंगल एट D, bisecting its hypotenuse will be center of a circle which passes through all the vertices of a triangle। क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसका हाइपोटेनियस का जो मिड पॉइंट होगा उससे अगर आप कोई सर्कल बनाते हो तीनों पॉइंट से पास होने ही वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं 33, 35। 2 water taps together can fill a tank in 1 hour। तो यहाँ पे 2 टैंक है जो एक साथ किसी टंकी को भरते हैं, तो यहाँ पे अजम्पशन लेना है टाइम टेकन बाय स्मॉलर डायमीटर BX, टाइम टेकन बाय बिगर डायमीटर BY। तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस 1 घंटा दिया गया है, जिसको आप चाहो तो मिनट में कन्वर्ट करो, बट मेरा सजेशन यही है कि घंटे में रखो तो ज़्यादा आसानी से जवाब आ जाता है। तो अगर बड़े टैंक को भरने के लिए मान लो कि कुछ वक्त लगता है, x मिनट लगते हैं, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, तो वो पूरे टैंक का x हिस्सा भरेगा। उस तरीके से अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ये पूरा मैंने एक्सप्लेनेटिव वे में लिखा है तो सही से आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे जो चीज़ मैं समझा रहा था वो ये है कि क्योंकि आप इसको मिनट में कन्वर्ट करते हो ना, मिनट इज़ अ स्मॉलर यूनिट, आवर इज़ अ बिगर यूनिट, तो आवर से मिनट में कन्वर्ट करने में बहुत ही बड़े बड़े वैल्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे, 4320। बाद में फैक्टराइजेशन आप जब करोगे तो दिक्कतें बढ़ेगी, टाइम ज़्यादा चला जाएगा, हो जाएगा प्रॉब्लम। बट उसके बाद मैंने एक दूसरा भी ऑल्टरनेटिव इसका लिया है, जैसे कि ये ऑल्टरनेटिव में यहाँ पे मैंने आवर में ही रखा है, उसको मिनट्स में कन्वर्ट नहीं किया है, तो बड़ी ही आसानी से फटाफट आंसर आ जाता है इसका, जो कि है, हाँ यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/3 और x इज इक्वल टू 3। यहाँ पे 3 घंटे और 2 घंटे, बड़े ही आसानी से जवाब आ जाता है। तो PDF में आप इसको एक्सप्लेनेटरी वे में ही मैंने लिखा है, आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 39 प्रॉब्लम पे।
ये भी ट्रिग्नोमेट्री पे है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे है। एन ऑब्जर्वर स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद अ विंड। एक ऑब्जर्वर है जो बलून को एक तरफ दूर जाते हुए देखता है। तो जब दूर जाती है कोई चीज़ तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन छोटा होता जाता है। जब कोई चीज़ नज़दीक आती है ऊपर हवा में उड़ती तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाता है। तो इसके हिसाब से अगर आपने फिगर से ही से बना ली जो कि इस तरीके से है तो बाकी की चीज़ें बहुत ही आसान है। बस ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यूज़ फार्मूला डालने हैं तो यू विल डायरेक्टली गेट अ आंसर। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू 105/√3 और 41 पे यू विल गेट 70√3। तो बलून, दो बलून के बीच में मतलब दूर से नज़दीक आ रहा है या नज़दीक से दूर आ रहा है तो वो 70√3 है। यहाँ पे देखो मैंने यूनिट नहीं डाला तो इसके हिसाब से मेरे मार्क्स कट सकते हैं। यूनिट हर जगह पे आपको डालना है। 41 बाद में 42। अ टैंक इन अ शेम ऑफ फ्रस्टम। मैं काफ़ी हैरान हूँ कि इसमें ना सिर्फ फ्रस्टम दिया है तो आप सीधा अगर फॉर्मूला डालते हो और सारी वैल्यूज़ पुट अक्रॉस करते हो तो सीधा ही आंसर आ जाता है। ये 4 मार्क्स के हिसाब से सस्ता छोड़ा है कि आप कोई भी स्कोर कर सकें। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम के हिसाब से सारे आप वैल्यूज़ पुट अक्रॉस करो सो डायरेक्टली यू विल गेट आंसर एज 154 मीटर क्यूब बाद में 43। हाँ इसमें हाँ एक कैच है। ये कैच ये है कि इसमें कितने टैंक आप खाली, कितने वो कैंस खाली कर सकते हो। तो यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि हमें पता है कि 1 लीटर जो होता है उसका मतलब होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसी हिसाब से 1 लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है कुछ इस तरीके से। सेंटीमीटर को आप 1/100 मीटर ले लो। तो सारी चीज़ें आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। या तो याद कर लो सीधा सीधा। तो अगर 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर है तो 154 मीटर क्यूब मतलब कितना, तो वो हो जाएगा 1,54,000। तो इसको अगर आप नंबर ऑफ कैन से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा 770 कैन्स या 770 ड्रम्स। आगे बढ़ते हैं 44। ये फिर से इन अ ट्राइंगल MNO O इज 90 डिग्री देन प्रूव दैट। यहाँ पे प्रूव करने का है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि OP इज परपेंडिकुलर टू MN। तो यहाँ पे दो सब राइट ट्राइंगल्स बनेंगे। सब मतलब एक पेरेंट राइट ट्राइंगल है और उसके अंदर दो सब राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पे आपको दोनों को मेन पेरेंट ट्राइंगल के साथ कंपेयर करना है। तो अगर आप इसको करोगे तो OPM और MON मेन ट्राइंगल के साथ तो यू विल गेट अ रेशियो विच इज़ PM/OM इज इक्वल टू OM/MN। जो कॉमन साइड है उसको आप लो। तो इससे हिसाब से आपका हाँ यहाँ पे आपको OM² एक बार मिल जाएगा, दूसरा यहाँ पे ON² मिल जाएगा। तो OM² प्लस ON² दोनों आप करोगे PGT इस्तेमाल करोगे तो यहाँ पे OM² प्लस ON² सारी वैल्यूज पुट अक्रॉस करो तो वो तीसरी साइड मिल जाएगी। तो यहाँ पे बड़े ही आराम से हम प्रूव कर सकते हैं OM² प्लस ON² इज इक्वल टू MN²। PGT हमने प्रूव किया है एक्चुअली। 46 In an equilateral triangle ABCD is a point of side BC such that BC is equal to 3BD, then prove that AD² upon AB² is equal to 7/9। तो यहाँ पे देखो मैंने फिगर बनाई हुई है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में एक एल्टीट्यूड बनाया है और यहाँ पे क्योंकि वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइडें सेम है x x x। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो BC इज इक्वल टू 3BD है। मतलब इसका क्या मतलब हो जाता है, BC इज इक्वल टू 2BP। ये BC है वो BP से दुगना है क्योंकि ये मीडियन है बीच में आ जाएगा। और BD इज इक्वल टू 3BD इज इक्वल टू BC जो क्वेश्चन में दिया गया है। तो अगर आप इन्हीं को अच्छे से इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पे AP की बात करें, एक चीज़ जो इस प्रॉब्लम के लिए ज़रूरी है कि कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का एल्टीट्यूड, कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का एल्टीट्यूड √3/2 ऑफ एनी साइड होता है। अगर आप ये सही से लगा लेते हो क्योंकि यही इस पूरे प्रॉब्लम का कैच यही है, मेन पॉइंट यही है। तो AB इज इक्वल टू √3/2 BC। सारी वैल्यूज़ को अगर आप सही से डालते हो और PGT को अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा PD इज इक्वल टू AB/6
ए बी इज इक्वल टू √3/2 ए बी फ्रॉम क्वेश्चन 3। पीजीटी के अंदर हमने सारी वैल्यूज़ को डाला तो हमारा आंसर आ जाता है 7/9। तो यही था हमारा पूरा पेपर सॉल्यूशन मार्च 2020 का। हाँ, ये थोड़ा आपको स्पीड में लगा होगा, बट ज़्यादा इसकी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत मुझे नहीं लगती, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी बोरिंग हो जाता है। देखो अभी भी 50 मिनट्स तो हमारे हो गए, इसमें से सो जाते हैं लोग, तो इससे अच्छा है मैंने सॉल्यूशन भी दे दिया है। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स में जो जो कैच थे वो मैंने आपको बता दिया ताकि आपके लिए उसको समझना आसान हो जाए। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये अच्छा वीडियो है, दूसरों के काम आ सकता है, तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हम जल्द ही मिलेंगे दूसरे गुजरात बोर्ड के पेपर के साथ। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच।